प्रधानमंत्री ने ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड और स्वदेशी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की अनुमति पर जताई खुशी। कहा, कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग में मिलेगी मदद। गाजियाबाद के मुरादनगर शमशान घाट पर छत गिरने की अब तक 24 लोगों की हुई मृत्यु, कई गंभीर रूप से घायल। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने मृतक परिवार के प्रति जताई संवेदना। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम ने ली करवट, पूरे प्रदेश में बादलों की आवाजाही जारी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह हुई बारिश से फसलों को मिला लाभ। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। कोरोना के खिलाफ कारगर दवा या प्रभावी वैक्सीन जल्द मुहैया हो, शायद ज्यादातर लोगों ने इसी सोच के साथ नए साल की शुरुआत की और ये उम्मीद नए साल में साकार होते हुए दिख रही है। भारत में ही ऑक्सफोर्ड कोविशील्ड वैक्सीन के साथ साथ स्वदेशी भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को भी आपात प्रयोग की मंजूरी मिल गई है। सरकार द्वारा भी टीकाकरण को लेकर व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं। टीका जल्द लगने को लेकर आशाएं बुलंद हैं। नए साल पर देश को मिली खुशखबरी, पूरा हुआ लोगों का इंतजार। देश को एक साथ मिली दो वैक्सीनें। डीसीजीआई ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को दी मंजूरी। स्वदेशी वैक्सीन की मंजूरी से आत्मनिर्भर भारत को मिला बल। Vaccines of Messrs. Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation. कोविड-19 के कहर से साल 2020 में परेशान देश के लोगों को 2021 की शुरुआत में ही खुशखबरी मिल गई है। जिस वैक्सीन का लोग पूरे साल तक इंतजार करते रहे, वो इंतजार खत्म हो गया है और देश कोविड मुक्त भारत की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ गया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश के आधार पर भारत के औषधि महानियंत्रक यानी डीसीजीआई ने रविवार को 2 वैक्सीनों को मंजूरी दी। डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित ऑक्सफोर्ड के कोविड-19 टीके कोविशील्ड और भारत बायोटेक के स्वदेश में विकसित टीके कोवैक्सीन के देश में सीमित आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। Messrs. Bharat Biotech has developed a whole variant inactivated coronavirus vaccine named Covaxin in collaboration with ICMR and National Institute of Virology, Pune, from where they received the virus seed strains. This vaccine is developed on ViroCell platform, which has well-established track record of safety and efficacy in the country and globally. फैसले के बाद आने वाले दिनों में भारत में कम से कम 2 टीकों के टीकाकरण होने का रास्ता साफ हो गया है। दुनिया के सबसे बड़ी टीका निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड के उत्पादन के लिए ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ साझेदारी की है, जबकि स्वदेशी कंपनी भारत बायोटेक ने आईसीएमआर और एनआईवी पुणे के साथ मिलकर कोवैक्सीन का विकास किया है। साथ ही डीसीजीआई ने कैटुला हेल्थ केयर को भी उसके संभावित टीके के तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण की अनुमति प्रदान की है। डीसीजीआई के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट के वैक्सीन की ओवरऑल क्षमता 70.42% है। कंपनी ने विदेशों में कुल 23,745 लोगों पर परीक्षण किया। साथ ही देश में फेज 2 और फेज 3 में 1,600 लोगों पर परीक्षण किया। कंपनी का देश में क्लिनिकल परीक्षण आगे भी जारी रहेगा। वहीं भारत बायोटेक की वैक्सीन के बारे में डीसीजीआई का कहना है कि उसने फेज 1 और फेज 2 में करीब 800 लोगों पर परीक्षण किया। भारत बायोटेक की वैक्सीन को लेकर फेज 3 में 25,800 लोगों पर ट्रायल शुरू किया गया और देश में अब तक 22,500 लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अब तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक ये वैक्सीन सुरक्षित है। कोवैक्सीन की मंजूरी से म्यूटेंट वायरस के संक्रमण की स्थिति में टीकाकरण के लिए ज्यादा विकल्प उपलब्ध होंगे। दोनों ही वैक्सीन की 2 डोज इंजेक्शन के रूप में दी जाएगी। इन दोनों वैक्सीनों को 2 से 8 डिग्री के तापमान में सुरक्षित रखा जा सकता है।
DCGI का कहना है कि दोनों ही वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित हैं और इसके बारे में फैलाई जा रही अफवाहें निराधार हैं। एक बात पे पूरा आप श्योर रहिए कि किसी में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। कुल मिला के ये सेफ है। ऑफ कोर्स 110%। 100 नहीं, साइड इफेक्ट थोड़े बहुत तो होते हैं, पर वो जो जैसे छोटी मोटी साइड पे पेन होना, थोड़ा सा फीवर होना, थोड़ी सी एलर्जी होना, ये तो हर वैक्सीन में होता है। सबसे खास बात यह है कि इसमें एक वैक्सीन पूरी तरह से स्वदेशी है, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। It's a very great moment is that unlike in the past where we had to rely on imports for various products, whether it be PPE or N95, now we have vaccines which are being manufactured in India, and therefore we don't have to rely on vaccines coming from outside. And they're cost effective, they're easy to administer between 2 to 8 degrees centigrade, which is what can be done in an ordinary fridge. इससे पहले देश में 2 जनवरी को कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया गया। ड्राई रन के रिजल्ट काफी सकारात्मक रहे हैं। इस दिन वैक्सीन को देने की पूरी प्रक्रिया को रियल टाइम में किया गया। अब सबको इंतजार है कि टीकाकरण की प्रक्रिया कब शुरू होगी। सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि पहले चरण में 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता मिलेगी। इसके बाद 50 साल के ऊपर और गंभीर रूप से बीमार लोगों का नंबर आएगा। In the initial phase, COVID-19 vaccine will be provided to priority groups, and these include healthcare workers, frontline workers. Those above the age of 50 may also get vaccinated early depending upon the availability of vaccine. कोरोना को लेकर जंग लड़ रहे भारत को वैक्सीन के रूप में 2 नए हथियार मिल गए हैं। फिलहाल तैयारी पूरी है और अब टीकाकरण बस कुछ ही दिनों की बात रह गई है। 2 वैक्सीन को आपात प्रयोग की मंजूरी मिल गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन टीकों को मंजूरी मिलने को भारत की कोरोना के खिलाफ एक निर्णायक मोड़ करार दिया है। नए साल की शुरुआत में ही देश को कोविड की लड़ाई में नया हथियार मिला तो पूरे देश में इसका जोरदार तरीके से स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के टीकों को मंजूरी मिलने पर इसे वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ महत्वपूर्ण लड़ाई में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए एक निर्णायक मोड़ करार दिया है। लगातार कई ट्वीट संदेशों में प्रधानमंत्री ने कहा, एक महत्वपूर्ण लड़ाई में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए एक निर्णायक क्षण। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के टीकों को DCGI की मंजूरी मिलने के बाद स्वस्थ और कोरोना मुक्त राष्ट्र होने का रास्ता साफ हो गया है। भारत को बधाई। इस मुहिम में जुटे हमारे मेहनती वैज्ञानिकों और अन्वेषकों को बधाई। प्रधानमंत्री मोदी ने खास तौर पर भारत में ही बनी वैक्सीन को देश के लिए गर्व का मौका बताया और कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, इस उपलब्धि पर प्रत्येक भारतीय को गर्व होगा कि जिन 2 वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी गई है वे भारत में ही बनी हैं। यह सफलता आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमारे वैज्ञानिक समुदाय की उत्सुकता को दर्शाता है, जिसके मूल में ही करुणा और सेवा भाव निहित है। प्रधानमंत्री ने कोरोना की जंग में लगे लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा, अनेक विपरीत परिस्थितियों में भी उत्कृष्ट कार्यों के लिए हम डॉक्टरों, चिकित्सा कर्मचारियों, वैज्ञानिकों, पुलिसकर्मियों, स्वच्छता कार्यकर्ताओं और सभी कोरोना योद्धाओं के लिए बार बार अपना आभार प्रकट करते हैं। हम कई लोगों की जान बचाने के लिए उनके प्रति हमेशा ऋणी रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वैक्सीन को मंजूरी दिए जाने पर प्रधानमंत्री को बधाई दी। उन्होंने कहा, भारत के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मैं अपने प्रतिभाशाली और परिश्रमी वैज्ञानिकों को भारत को गौरवान्वित करने के लिए सलाम करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत को कोविड मुक्त बनाने के प्रयास के लिए शुभकामनाएं। मेड इन इंडिया वैक्सीन को मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को आगे बढ़ाने में गेम चेंजर साबित होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी इसे कोविड के खिलाफ जंग में ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि पीएम मोदी के करिश्माई नेतृत्व में ये संभव हुआ है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर 2 टीकों की मंजूरी दिए जाने को भारत के लिए बड़ा दिन बताते हुए ट्वीट किया, भारत के लिए ये ऐतिहासिक और बड़ा दिन है। भारत की वैक्सीन अब सच्चाई है। इस महत्वपूर्ण और देश को आश्वस्त करने वाली घोषणा के लिए नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में 2 कोरोना वैक्सीन को आपातकाल में इस्तेमाल की मंजूरी दिए जाने की सराहना की है।
WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा कि WHO भारत के कोविड वैक्सीन की आपात उपयोग की अनुमति देने के फैसले का स्वागत करता है और भारत के इस फैसले से दक्षिण पूर्व एशिया में महामारी के खिलाफ लड़ाई मजबूत होगी। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला ने कहा है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड आगामी सप्ताहों में टीकाकरण के लिए तैयार होगी। पूनावाला ने ट्वीट किया, सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने टीके के भंडारण के लिए जो जोखिम उठाए अंततः उनका फल मिल रहा है। भारत का पहला कोविड-19 टीका कोविशील्ड आगामी सप्ताह में टीकाकरण के लिए स्वीकृत, सुरक्षित, प्रभावी और तैयार है। तमाम राज्यों ने भी फैसले का जोरदार स्वागत किया है। मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। उनके नेतृत्व में कोविड की लड़ाई को, कोविड के खिलाफ लड़ाई को बहुत सफलतापूर्वक लड़ा गया है और कोविड काल में भी उन्होंने भारत का जैसा नेतृत्व किया है वो अद्भुत है। अब वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी गई। वैक्सीन हमारे अप्रूव हो चुके हैं भारत में, तो उसका जब भी सप्लाई आने का जो डेट सुनिश्चित किया जाएगा केंद्र सरकार द्वारा, हमारे यहाँ जब पहुंचेगा उसके बाद, क्योंकि उसमें टाइम तो लगेगा ही, 10 दिन कम से कम लगेगा लॉजिस्टिक्स को यहाँ तक पहुंचाना, हमारे हेडक्वार्टर तक, वहाँ से हर जनपद में जाना, जनपद से CHC पर जाना, एक काफी बड़ा एक चेन बनाना पड़ता है, बना हुआ है। तो वो करने के बाद तो मकर संक्रांति के बाद ही हमको लगता है कोई डेट आ ही जाएगा। Many more companies have been given an opportunity to provide the vaccines. It's a good development. There is a huge requirement to fulfill. Probably by allowing one more company, it is facilitating the very early immunization of all the citizens. I think that's a way forward. We appreciate. कल अप्रूवल मिली है तो जल्द से जल्द कुछ ही दिनों में आनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो लगाने स्टार्ट कर देंगे तुरंत। स्वास्थ्य जगत के लोगों ने भी इसका स्वागत करते हुए लोगों को आगाह किया है कि टीके के बाद भी एहतियात बरतना जारी रखना होगा। फिलहाल वैक्सीन को मंजूरी का पूरे देश में स्वागत हो रहा है और अब ये बात तय है कि कोरोना के खिलाफ जंग और मजबूत होगी। वैक्सीन सदियों से मानवता के लिए वरदान साबित होती आई है। कोरोना के खिलाफ भी प्रमाणित वैक्सीन को ही मंजूरी दी जा रही है। आपात प्रयोग के मायनों को भी ध्यान में रखकर ही काम किया जा रहा है। सरकार के द्वारा ये आश्वासन भी दिया जा रहा है कि सुरक्षित वैक्सीन ही जनता को दी जाएगी, लेकिन इस मुद्दे पर हो रही राजनीति कई सवाल खड़े करते हैं। आइए देखते हैं वैक्सीन को लेकर देश के जिम्मेदार राजनेताओं का क्या कहना है। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। सुना आपने, ये जनाब क्या कह रहे हैं? और ये कोई आम आदमी नहीं है, ये हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। जिस समय पूरी दुनिया कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रही है और उसे लगवाने के लिए करोड़ों करोड़ों लोग टकटकी लगाए बैठे हैं, उस वैक्सीन पर ये जनाब सियासत करने पर लग गए हैं। अखिलेश यादव के कोरोना टीका नहीं लगवाने के बयान पर तमाम राजनीतिक दलों ने उन पर हमला बोल दिया है। बीजेपी जहां इसे देश के वैज्ञानिकों का अपमान बताकर माफी की मांग कर रही है, वहीं कई और दलों ने भी इसे गलत बताया है। ये लोग वो हैं कि छुप करके लगवा लेंगे और लोग को इस तरह की बातों में भ्रम में रखेंगे, और वो दूसरे कारण से कह रहे हैं। मैं उस पर अभी टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। अखिलेश यादव जी की ये टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है, और किसी पार्टी के साथ जोड़कर देखते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि एक युवा नेता इस तरह की स्टेटमेंट देता है। अखिलेश यादव जी देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनको टीकाकरण को लेकर के नकारात्मक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस के कुछ नेताओं को भी अखिलेश की टीके पर सियासत सही नजर आ रही है। यहां तक कि अखिलेश की पार्टी के ही एक नेता तो यहां तक कह गए कि इस टीके से लोग नपुंसक हो सकते हैं। हालांकि DCGI ने इन सब बातों को बकवास करार दिया है। अगर किसी को ये डर है कि इस वैक्सीन का गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो मैं समझता हूं कि सरकार को चाहिए कि विपक्ष के नेताओं को कॉन्फिडेंस मिले। सब लोग ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ये भी सही है क्या? ये तो बहुत ही बकवास है।
वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी अखिलेश के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मैं किसी और के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन जब मेरी बारी आएगी तो मैं खुशी खुशी टीका लगवाऊंगा। जितने ज्यादा लोग टीका लगवाएंगे देश और अर्थव्यवस्था के लिए उतना ही बेहतर होगा। कोई भी टीका किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखता, उसका संबंध मानवता से है। संवेदनशील लोगों को जितना जल्दी टीका लगाया जाए उतना बेहतर होगा। जाहिर सी बात है कि वैक्सीन हमारे देश के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत का परिणाम है और स्वदेशी वैक्सीन दुनिया में भारत का मान बढ़ा रही है। ऐसे में ऐसी सियासी सोच मानवता के हित में नहीं है। जौनपुर में परिषदीय स्कूल के बच्चों को कोरोना काल में शिक्षा देने के लिए एक अनोखी पहल की शुरुआत की गई है। कई छात्रों के पास स्मार्टफोन न होने की समस्या को देखते हुए मोहल्ला पाठशाला कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत अध्यापक स्कूल में पंजीकृत बच्चों के साथ मोहल्ले के बच्चों को भी जाकर शिक्षण कार्य करा रहे हैं। जौनपुर के करांजा कला ब्लॉक के प्यारेपुर परिषदीय स्कूल की अध्यापिकाओं ने ये पहल शुरू की है। इससे बच्चों को ही नहीं, स्कूल न आने वाले बच्चों को भी शिक्षा से जोड़ा जा रहा है और ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है। जो स्कूल बंद चल रहा है, बच्चे तो को स्कूल में तो आना मना है, तो हम लोग मिशन प्रेरणा के तहत जो लक्ष्य दिया गया है 2022 को उसको पाना है, तो हम लोग गांव-गांव में जाते हुए रोज जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों को उनके वही जो उनकी क्लास के हिसाब से जो हमें लक्ष्य दिया गया है, एक भाषा का और गणित का, वही बताया जाता है। हाँ, बहुत शौक से आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए। बच्चों को उनकी क्लास, जैसे जिस क्लास में जो प्रेरणा लक्ष्य मिला है उसी के थ्रू हम लोग जो बच्चे जिस क्लास में है उसी के थ्रू हम लोग पढ़ाएं उन बच्चों को। गांव में कई जगह लगा है क्लास, तो उसी जी कोविड-19 के चलते आजकल विद्यालय तो बंद है, तो हमारी सरकार की स्कीम है कि जगह जगह जाके मोहल्ला क्लास चलाया जाए। इसका हम लोगों ने टाइम टेबल भी निर्धारित किया है और हर शिक्षकों द्वारा 2-3 शिक्षकों द्वारा जाते हैं हम लोग और बच्चों को पढ़ाते हैं, जिससे उनका क्रम न टूटे, बच्चे शिक्षा से जुड़े रहें और उनके ज्ञान में और वृद्धि होती रहे, जिससे उनका सत्र भी न खराब हो। तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि उनको नई नई टेक्निक जो हमें बताया जाता है उससे उनको पढ़ाया जाए। जैसे रूटीन के हिसाब से है, एक दिन में 3 शिक्षक जाते हैं शिक्षक की संख्या के हिसाब से, तो वो विद्यालय, कुछ विद्यालय रहते हैं, कुछ जाते हैं और उनको पढ़ाते हैं। उस एरिया कुछ बच्चों को इकट्ठा करके हम लोग एरिया वाइज बस्ती, कभी बस्ती में, कभी यादव बस्ती, ऐसे करके पढ़ाते हैं। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दौरे के दूसरे दिन सहजनवा और गोरखपुर क्लब में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने गोरखपुर क्लब में 575 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास किया तथा सहजनवा में 83 करोड़ की लागत से कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर उनके साथ गोरखपुर के सांसद रवि किशन, सहजनवा विधायक शीतल पांडे, खजनी विधायक संत प्रसाद और भाजपा के पदाधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गोरखपुर में विकास की गंगा बह रही है, इस क्षेत्र का विकास हो रहा है जो विकास में पीछे छूट गया था। एक साथ गोरखपुर महानगर, गोरखपुर ग्रामीण, गोरखपुर और चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र की लगभग 575 करोड़ के आसपास की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हो रहा है। मैं इसके लिए, क्योंकि योजनाओं का लाभ पूरा गोरखपुर लेगा, पूरा पूर्वांचल लेगा और गोरखपुर आने वाले और जाने वाले इन सभी लोगों को इसका लाभ प्राप्त होगा। इसके लिए मैं आप सबको इसकी बधाई देता हूं। जनपद गाजियाबाद के मुरादनगर क्षेत्र में शमशान घाट में उस समय बड़ा हादसा हुआ जब कुछ लोग एक पार्थिव शरीर को लेकर शमशान घाट आए हुए थे। बारिश होने की वजह से सभी लोग एक छत के नीचे एकत्रित थे, तभी अचानक छत गिर गई। छत के मलबे में 38 लोग दब गए। अब तक प्रशासन ने 24 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की है। बाकी लोगों को गाजियाबाद सरकारी अस्पताल में
इलाज चल रहा है। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। इस छत का निर्माण भी लगभग 1.5 माह पूर्व ही कराया गया था। घटना की सूचना मिलते ही मेरठ कमिश्नर, आईजी मेरठ जोन, डीएम गाजियाबाद, एसएसपी गाजियाबाद एवं सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीमों को लगाया गया। घायलों को अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर घटना का संज्ञान लिया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर घटना पर दुख व्यक्त करते हुए परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं। इस घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मृतक परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। मृतक परिवारों को 2-2 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की तथा घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। पूरे मामले पर कठोर रुख अख्तियार करते हुए मुख्यमंत्री ने जांच कर संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद और मैंने उन लोगों से स्पष्ट कर दिया है कि राहत कार्य में घायलों को तत्काल उपचार कराने के साथ ही इस पूरी घटना की रिपोर्ट वे तत्काल प्रदेश शासन को उपलब्ध करवा दें, जिससे इस दुखद घटना के पीछे के कारणों को जाना जा सके और राज्य सरकार सभी पीड़ित परिवारों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। हर संभव सहायता उन पीड़ित परिवार वालों को राज्य सरकार करेगी। मेरठ से हमारे मंडल के कमिश्नर और आईजी रेंज यहां पर पहुंचे, मुख्यमंत्री जी को इसकी इत्तला दे दी गई है। अब बैठकर पूरा प्रशासन इसको पूरे तरीके से देखेगा, इस पर जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी, गहराई से जांच होगी और जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ एक्शन। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माणक क्षेत्र न्यास के महामंत्री चंपत राय ने कानपुर में कहा कि मंदिर के लिए धन संग्रह आवश्यक नहीं है, मंदिर के साथ लोगों को जोड़ना आवश्यक है। मंदिर भगवान श्री राम का है, जो भारत में रहने वाले सभी लोगों के पूर्वज हैं और इसमें सभी की सहभागिता होनी चाहिए। इसके लिए सभी के दरवाजे जाकर निर्माण कार्य से जुड़ने का आग्रह करेंगे। इसमें वो राजनीतिक दल भी शामिल हैं जो मंदिर निर्माण कार्य में राजनीतिक कारणों से नहीं जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण क्षेत्र के आसपास सुरक्षा बंदोबस्त किया गया है। सुरक्षा अधिकारी सुरक्षा कारणों से अभी लोगों को वहां नहीं आने दे रहे हैं। निर्माण कार्य करने वाले इंजीनियर भी सुरक्षा कारणों से लोगों को यहाँ नहीं आने देना चाहते हैं। लोग धैर्य रखें, जल्दी ही वो अवसर आएगा जब वो मंदिर जाकर भगवान श्री राम लला का पूजन कर सकेंगे। नहीं, मैंने तो इतना कहा, घर घर जाओ, कोई लड़ नहीं, कोई नीति नहीं, प्यार से लेंगे, ना कोई युद्ध, ना कोई युद्ध का मैदान। क्या घर घर भी जाएंगे मुस्लिम समुदाय के? अरे मैंने कहा घर घर जाएंगे, आधी आबादी में न जाने कौन कौन आएगा। गांव में जाएंगे तो किसी को छोड़ेंगे? बाजार में निकलेंगे तो यहाँ गए, एक छोड़ दिया, अल्टरनेट थोड़ी जाएंगे। सम्मान से लेंगे, सम्मान से लेंगे, कोई किसी का अपमान नहीं होगा। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कल दिन भर बारिश जारी रही। कई स्थानों पर ओलावृष्टि और तेज हवा के साथ बारिश की सूचना है। कई जिलों में तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार 48 घंटों तक इसी तरह के मौसम के रहने की संभावना है। बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, हापुड़ समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई। किसानों के अनुसार यदि ओलावृष्टि नहीं होती है तो ये बारिश फसलों के लिए लाभकारी है, लेकिन मौसम के प्रभाव के कारण लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। हापुड़, गढ़ मुक्तेश्वर में भी बारिश से किसान खुश हैं और अच्छी फसल की संभावनाएं संजोए हुए हैं। ये जो बारिश हुई है इससे किसानों को काफ़ी फायदा हुआ है और एक तरह से ऐसा समझो कि जैसे यूरिया, खाद, सोन काफ़ी मिला हो और फसल बड़ी अच्छी होने की उम्मीद है। कोहरा, पहाड़ा ये सब खत्म हो जाएगा इससे। मौसम विभाग के अनुसार सुबह 9 बजे तक आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, हाथरस, एटा, कासगंज, संभल, बदायूं, मुरादाबाद, अमरोहा, ललितपुर, झांसी जनपदों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में हो रही बर्फबारी का असर प्रदेश में भी दिखेगा। बादलों की आवाजाही जारी रहेगी। तापमान सामान्य से अधिक रहने के आसार हैं। 1-2 दिन में पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश हो सकती है। तेज हवाओं के चलने से आने वाले समय में गलन बढ़ सकती है।
मुजफ्फरनगर जनपद में जिले के गरीब और बेसहारा बच्चों की जिंदगी को बदलने के लिए प्रोबेशन विभाग ने सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने इस पोर्टल को लॉन्च करते हुए कहा कि कुछ ऐसे वंचित समूह हैं जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं होता है। ऐसे किन्नर, निराश्रित महिलाएं, नशा पीड़ित व्यक्ति व उनके परिवार तथा कुपोषित बच्चों के लिए ये पोर्टल शिक्षा और स्वास्थ्य समेत आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। इसमें समाज के विभिन्न सम्मानित व्यक्तियों, समूहों और उद्यमियों से भी सहयोग लिया जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन को भी इस पोर्टल से आगे बढ़ाया जाएगा। एक हम लोगों ने सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें 6 तरीके का कैटेगरी के लोगों को हम लोगों ने टारगेट किया है। एक तो ट्रांसजेंडर्स है, जो डेस्टिट्यूट वीमेन का है, डिसेबल्ड चिल्ड्रन जो 18 साल के नीचे हैं उनको, और सेक्स वर्कर्स और इस तरह के कैटेगरी के लोग, ड्रग एडिक्ट्स हैं, इनका हम लोगों ने टारगेट किया है ताकि इनके लिए जो सेपरेट जो इश्यूज़ हैं, इनका मेंटल हेल्थ इश्यूज़ और एजुकेशन इश्यूज़ और पेंशन और कई चीज़ें अलग है, बाकी लोगों से हट के इनका इश्यूज़ अलग है, ताकि स्पेशल फोकस मिशन शक्ति के तहत हम लोग स्पेशल फोकस इन कैटेगरीज के ऊपर कर सकते हैं। ये हम लोगों का प्रयास है ताकि एक प्लेटफॉर्म में सभी स्टेक होल्डर्स आ जाएं, जो कंप्लेनेंट्स हैं उनका भी और जो लाभ लेना चाहते हैं सरकार का उनका भी, स्पॉन्सर्स, NGOs, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सभी का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। मेरठ में आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करते हुए दिव्यांगजनों ने एक ऐसा रेस्टोरेंट खोला है जहां सभी काम करने वाले दिव्यांग हैं। पंडित जी की किचन एंड डिलीवरी पॉइंट के नाम से ये रेस्टोरेंट दिव्यांगजनों ने मिलकर खोला है। इसके संचालक अमित शर्मा ने बताया कि कोविड-19 के बाद आपदा को अवसर में बदलने के लिए सभी दिव्यांगजनों ने मिलकर इसकी शुरुआत की है। ये प्रेरणा प्रधानमंत्री से मिली कि कोई भी काम सकारात्मक तरीके से किया जाए तो उसका लाभ मिलता है। मैं 65% डिसेबल हूँ ना। ये जो पंडित जी किचन पॉइंट डिलीवरी पॉइंट का जो आयोजन हम लोग ने किया है, जिसमें कि सबसे खास बात ये है कि इसमें टोटल काम करने वाले डिसेबल पर्सन हैं और जो डिलीवर करेंगे खाने को पूरे मेरठ शहर के अंदर वो भी डिसेबल पर्सन है। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए काफ़ी दिव्यांग मेरे ऐसे साथी हैं जिनके पास में कोई रोजगार नहीं है ना। पूरे भारत में एक हम लोगों ने सबसे अलग पहल रखी है और मुझे नहीं लगता कि शायद पूरे भारत में इस तरीके का पहला एक आयोजन यही है जिसमें हमें अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिव्यांग शब्द दिया गया और स्वरोजगार की स्थापना की गई। तो उनसे प्रेरित होकर के हम लोगों ने ये कार्य किया है, जिससे कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सभी दिव्यांग साथियों को रोजगार मिले। दिव्यांग रसोई का आयोजन किया जा रहा है या इसका जो आज शुभारंभ हुआ है, इसका उद्देश्य है कि जो विकलांग हैं उनको रोजगार देना, आत्मनिर्भर बनाना। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर बने, तो हम जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में विकलांग लोग भी पूर्ण रूप से अपना सहयोग दे रहे हैं। उन्होंने अपना ये पंडित जी किचन जो कि विकलांगों के द्वारा चलाया जा रहा है, इसमें विकलांग ही किचन में खाना बनाएंगे और विकलांग ही लोग घर घर जा कर के खाने की डिलीवरी करेंगे और जो विकलांग जिस तरह का है उसको उस तरह का काम दिया जाएगा। अगर कोई बैठ के सब्जी काट सकता है तो उसको सब्जी काटने का काम दिया जाएगा, कोई खड़े होकर के खाना बना सकता है तो उसको खाना बनाने का काम दिया जाएगा। जिसके पास व्हीकल है वो जा कर के उस फूड की डिलीवरी भी देंगे। होम डिलीवरी की भी यहाँ पर हमने व्यवस्था की है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। उम्मीदों के साथ शुरू हुआ नया वर्ष। कोरोना के खिलाफ कोविशील्ड और कोवैक्सीन को आपात स्थिति में लगाने की मिली अनुमति। टीका जल्द लगने की होगी शुरुआत। प्रधानमंत्री ने ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड और स्वदेशी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की अनुमति पर जताई खुशी। कहा, कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग में मिलेगी मदद।
गाजियाबाद के मुरादनगर शमशान घाट पर छत गिरने की अब तक 24 लोगों की हुई मृत्यु, कई गंभीर रूप से घायल। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने मृतक परिवार के प्रति जताई संवेदना। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम ने ली करवट, पूरे प्रदेश में बादलों की आवाजाही जारी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह हुई बारिश से फसलों को मिला लाभ। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।